जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि सेल टैक्स एक्ट की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी हैं और कौन कौन सी डेफिनेशंस जो हैं वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करनी चाहिए। तो चलें बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सेल टैक्स एक्ट 1990 है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये एक्ट है और ये बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने सीएसएस पीएमएस में अपनी कॉमर्स फील्ड चॉइस की है उनके लिए ये टॉपिक जो है ना बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन आ रही है वो है एक्टिव टैक्स पेयर की, कि एक्टिव टैक्स पेयर क्या होता है, किस किस शख्स को एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस हम दे सकते हैं। उसकी डेफिनेशन में कह रहा है कि मींस, अब जब मींस आ जाएगा ना इसका मतलब यही लिया जाएगा जो यहाँ पे लिखा जा रहा है। जब इंक्लूड का लफ्ज़ आ जाएगा इसमें कि जी एक्टिव टैक्स पेयर इंक्लूड मींस, तो जो चीज़ इसकी अपनी असल डेफिनेशन है वो तो है ही है, लेकिन जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो भी उसकी डेफिनेशन में चीज़ें शामिल होंगी। तो मींस का मतलब जो यहाँ पे लिखा है सिर्फ वही डेफिनेशन का मीनिंग लिया जाएगा, इसका मतलब लॉ के अंदर इसका यही मीनिंग लिया जाएगा जो यहाँ पे लिखा जा रहा है। मीन्स अ रजिस्टर्ड पर्सन हु डज़ नॉट फॉल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो इन फॉलोइंग किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल ना करता हो तो वो एक्टिव टैक्स पेयर की कैटेगरी में आएगा। चूँकि एक्टिव टैक्स पेयर को कुछ रेट अलहदा लगते हैं और जो नॉन एक्टिव हैं उनके रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ये जो ना पॉइंट होता है कि जी भाई एक्टिव क्यों और टैक्स पेयर नॉन एक्टिव का क्या फ़ायदा है। जो एक्टिव टैक्स पेयर हैं उनका टैक्स रेट कम होगा, जो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर होंगे उनका टैक्स रेट ज़्यादा होगा। तो अब पहली चीज़ आ रही है हु इज़ ब्लैक लिस्टेड और हुज़ रजिस्ट्रेशन इज़ सस्पेंडेड। एफबीआर की तरफ से अगर किसी टैक्स पेयर को किसी वजूहात की बिना पर वो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं या उसकी रजिस्ट्रेशन को वक्ती तौर पे कुछ देर के लिए, कुछ अरसे के लिए सस्पेंड कर देते हैं, तो वो टैक्स पेयर एक्टिव टैक्स पेयर की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगरचे वो अपनी रिटर्नें उसने पिछली फ़ाइल ही की हों, वो एक्टिव टैक्स पेयर की कैटेगरी में नहीं आएगा। fails to file the return by due date for 2 consecutive tax periods। कह रहे कि जो कंजक्टिव टैक्स पीरियड्स हैं अगर उसने कोई से 2 कंजक्टिव टैक्स पीरियड्स की अपनी रिटर्न मिस कर दी, फाइल नहीं की, तो वो भी एक्टिव टैक्स पेयर की कैटेगरी से निकल जाएगा। और याद रखिए कि सेल टैक्स के अंदर जो टैक्स पीरियड होता है वो 1 मंथ का होता है, अनलेस के एफबीआर की तरफ से वो चेंज ना किया गया हो तो वो 1 मंथ ही कंसीडर होगा। चूँकि सेल टैक्स की रिटर्न हर मंथ फाइल करनी होती है, इसीलिए अगर 2 महीनों की आपकी रिटर्न मिस है तो आप एक्टिव की कैटेगरी से निकल जाएंगे। हु फेल्स टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न और स्टेटमेंट्स बाय द ड्यू डेट्स। हाँ, अगर आपने इनकम टैक्स की कोई रिटर्न आप पे ड्यू बनती थी, आपने वो भी जमा नहीं करवाई, तो फिर भी आप एक्टिव टैक्स पेयर सेल टैक्स में से भी निकल जाएंगे। हु फेल्स टू फाइल क्वार्टरली और एनुअली विद होल्डिंग स्टेटमेंट। जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट होती है कंपनी के ऊपर होती है कि आपने ये अपनी विद होल्डिंग की स्टेटमेंट जमा करवानी है, क्वार्टरली हर 3 महीने बाद जमा करवानी है, या एनुअली भी आपने जमा करवानी है। अगर वो किसी की मिसिंग है तो भी वो एक्टिव की कैटेगरी में नहीं रहेगा, उस पर एक्टिव का रूल, एक्टिव के रेट्स नहीं लगेंगे। आगे आ रहा है दूसरी डेफिनेशन, अप्रोप्रिएट ऑफिसर किसको कहते हैं। अप्रोप्रिएट का मतलब कि जो काम जिसने करना है क्या उसके पास उसकी अथॉरिटी भी है या नहीं। मीन्स एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। एफबीआर का जो नाम है वो इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के नाम से है, तो इनलैंड रेवेन्यू का जो ऑफिसर होगा वही इसमें अप्रोप्रिएट ऑफिसर कंसीडर होगा। अथॉराइज्ड बाय द बोर्ड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत उसने अगर कोई काम करना है तो उसको बोर्ड की तरफ से अपॉइंटमेंट मिलेगी, फिर वहाँ जाकर वो काम कर सकेगा, अदरवाइज़ वो उस काम करने का ऑथराइज या अप्रोप्रिएट ऑफिसर नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा है जी हमारे पास एरियर्स क्या होते हैं। एरियर जैसे हमारा नाम से पता लग रहा है, वाजिबात जो होते हैं, जो साबिका अमाउंट्स होती हैं इनकी पे करने वाली, उनको एरियर कहा जाता है। तो सेल टैक्स में कौन सी अमाउंट, कौन सा टैक्स एरियर की कैटेगरी में जाएगा, अब हम उसको देखेंगे। इन रिलेशन टू अ पर्सन मीन्स ऑन एनी डे,
कि एक शख्स से रिलेटेड ये बात होगी और किसी भी दिन द सेल टैक्स ड्यू एंड पेएबल बाय द पर्सन अंडर दिस एक्ट बिफोर दैट डे बट विच हैज़ नॉट येट बीन पेड। एक शख्स पर एक टैक्स वाजिबुल अदा हुआ आज के दिन, तो आज के दिन वो उस पर क्या होगा, नहीं होगा वाजिबुल अदा, क्योंकि आज तो वो उस पर टैक्स लगा है। जैसे ही आज का दिन गुजर जाएगा उसके बाद से अगर उसने वो पे नहीं किया तो वो सारा टैक्स एरियर की कैटेगरी में फॉल करने लग जाएगा, तो वो टैक्स उसका क्या होगा, एरियर होगा। इन रिलेशन टू अ पर्सन मीन्स ऑन एनी डे, कि किसी भी दिन आप ये एरियर चेक कर सकते हैं कि किसी दिन का एरियर आपने चेक करना है, तो कैसे करेंगे। द सेल टैक्स ड्यू, किसी शख्स पर सेल टैक्स ड्यू हुआ, वाजिब हो गया, एंड पेएबल बाय अ पर्सन अंडर दिस एक्ट, या इस सेल टैक्स एक्ट के अंडर के तहत उसको पे करना पड़ गया, पेएबल हो गया उसके ऊपर, बिफोर दैट डे, उस दिन से पहले जिस दिन आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट विच हैज़ नॉट येट बीन पेड, और वो उस दिन पे ना किया गया हो, तो उससे पहले जितने वो होंगे वो सारे उसके एरियर में चले जाएंगे। अब एसोसिएट्स किसको कहते हैं। एसोसिएटेड पर्सन्स की डेफिनेशंस में कौन कौन से कैटेगरी आती है, वो कौन कौन से लोग हैं जो एसोसिएट हो सकते हैं। आपने सुना होगा एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, क्या मतलब कुछ लोग मिलकर आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं और वो उनकी एसोसिएशन बन जाती है, और वो फिर क्या करते हैं, वो फिर एक दूसरे को हेल्प करते हैं किसी ख़ास काम में, या कोई एक बिज़नेस कर लेते हैं, तो वो उनकी एसोसिएशन कहलाती है। एक दूसरे के बिहाफ पे बिज़नेस करते हैं, वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, किसी को फ़ंड्स की ज़रूरत होती है फ़ंड देते हैं, अगर किसी के पास स्किल होता है तो वो बाकियों के लिए स्किल परफॉर्म करता है। तो इस तरह के लोगों को एसोसिएट्स कहा जाता है एक दूसरे के, और वो एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन बन जाती है। तो अब हम लॉ की डेफिनेशन में देखेंगे कि लॉ में किन किन को एसोसिएट्स की कैटेगरी में फॉल किया गया है। वेयर टू पर्सन्स एसोसिएट्स, कह रहा है कि जहाँ पर अगर कोई ये दावा करे कि हम ये दो लोग एसोसिएट्स हैं, एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज़ सच दैट, और उनके दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप हो कि वन में रीज़नेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द अदर, कि हम जहाँ पर ये तवक्को रख सकते हो कि ये दो लोग एसोसिएट हैं और एक शख्स दूसरे की रज़ामंदी की बुनियाद पर कोई भी काम करेगा, वो काम वो लोग आपस में क्या कहलाएंगे, एसोसिएट्स होंगे। मतलब दो शख्स हैं, एक बिज़नेस कर रहे हैं, एक शख्स से आपकी डीलिंग हो जाती है, वो नहीं आता मौके पे, दूसरा शख्स आ जाता है, तो आपको पता है कि ये उसके बिहाफ पर ही आया है, अगर मैं इस शख्स से डीलिंग करूँगा तो वो डीलिंग मेरी वैलिड होगी, क्योंकि ये बंदा उसका एसोसिएट है और ये उसी के बिहाफ पर यहाँ पर अटेंडेंस कर रहा है और अपनी ये परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इस तरह के शख्स आपस में क्या होंगे, एसोसिएट्स होंगे। कि आप अगर दो शख्स हैं तो किसी एक से भी डीलिंग कर ली तो वो दोनों बाउंड हो जाएंगे उस डीलिंग को फुलफ़िल करने के। और बोथ पर्सन्स में रीज़नेबली भी एक्सपेक्टेड, कि अगर कोई तीन शख्स हैं तो हम दो को ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम इनसे कोई डीलिंग करेंगे तो तीसरा उसका बाउंड होगा उस चीज़ को फुलफ़िल करने का, उस एग्रीमेंट को फुलफ़िल करने का। जिस तरह के कंपनी के अंदर होता है, कंपनी के अंदर शेयर्स होल्डर जो होते हैं वो खुद कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, उनकी बिना पर, उनके बिहाफ पर जो है वो डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी को चला रहे होते हैं। तो हमें पता होता है कि डायरेक्टर जो भी डिसीजन लेंगे वो कंपनी के फेवर में होगा, तो हम उनको ये पावर दे देते हैं। और कोई भी बंदा जो है वो कंपनी से जब डील करेगा वो शेयर होल्डर्स के पास जाके पूछेगा नहीं, हाँ जी हम आपको कंपनी के साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म करने लगे हैं, आप हमें इजाज़त देते हैं, अगर ये कल को फ्रॉड होगा तो आप ज़िम्मेदार होंगे। इस तरह नहीं होता, वो डायरेक्टर्स ही होते हैं जो इस काम के ज़िम्मेदार होते हैं, और वो उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो कोई भी जो है ना एक्टिविटी जो है परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये दो शख्स आपस में क्या हो जाएंगे, एसोसिएट्स होंगे, या दो या तीन या चार जितने भी होंगे। आगे कुछ मज़ीद इसकी डेफिनेशंस के अंदर आ रहा है। टू पर्सन्स शैल नॉट बी एसोसिएट्स। अब कौन से लोग नहीं होंगे एसोसिएट, लगते वो एसोसिएट ही होंगे लेकिन वो लॉ की कैटेगरी में उनको एसोसिएट्स नहीं कहा जाएगा। टू पर्सन्स शैल नॉट बी एसोसिएट सॉलिली बाय रीज़न ऑफ फैक्ट दैट, एक जो फैक्ट है उसकी बिना पर, दैट वन पर्सन इज़ एन एम्प्लॉई ऑफ द अदर,
और बोथ पर्सनस आर एम्प्लॉई ऑफ द थर्ड पर्सन। जी जो दो शख्स हैं, एक उसका मुलाजिम है और एक उसका मालिक है, तो अब जो मुलाजिम है वो भी तो मालिक के लिए काम कर रहा है, तो वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा मालिक की बेहतरी के लिए, फलाह के लिए करेगा, लेकिन वो एसोसिएट्स नहीं होंगे। अगर कोई मालिक बाहर किसी से फ्रॉड कर देता है तो मुलाजिम उसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। अगर कोई मुलाजिम बाहर किसी से फ्रॉड करता है तो मालिक उसके लेन देन का ज़िम्मेदार नहीं होगा एज़ पर लॉ, कि वो दोनों एसोसिएट्स नहीं हैं, इसलिए दूसरे पर उसकी जो लायबिलिटी है वो बाउंड नहीं होती। द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज एसोसिएट्स नेमली, हाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ट्रीट किए जाएंगे एसोसिएट्स के तौर पर, चाहे वो हों या ना हो। एन इंडिविजुअल एंड अ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल्स, कि इनको ट्रीट किया जा सकता है किसी हद तक के जो रिलेटिव इसके होंगे, क्लोज़ रिलेटिव होंगे। अगर हमने कुछ लेन देन करना है तो हम क्लोज़ रिलेटिव की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन ये हर केस में नहीं होगा, चंद केस होंगे। मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन ये तो मेंबर होंगे ही होंगे, मतलब जो एसोसिएट्स होंगे ही। अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड एसोसिएशन वेयर द मेंबर आइदर अलोन or together with an associates or associates under another application of this section control 50% or more of the right to income or capital of the association, कि जो 50% से ज़्यादा शेयर रखने वाला होगा वो भी उसका एसोसिएट्स ही होगा। शेयर होल्डर इन अ कंपनी, जो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होंगे वो भी एक दूसरे के एसोसिएट्स होंगे। अगर कल को कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो शेयर होल्डर्स की जो शेयर हैं उससे वो रिकवरी की जाएगी उसके लॉस की। दो कंपनीज़ भी एक दूसरे की एसोसिएट्स हो सकती हैं अगर वो इस एग्रीमेंट में अपने आप को फॉल करवाती हैं तो। इन दिस क्लॉज रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल्स मीन्स, अब इसमें रिलेटिव का जो वर्ड है वो उसको किसको एलेबोरेट करता है, वो कहता है एन इंसेस्टर्स आर डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स। इंसेस्टर आपके भाव अजदाद, मतलब आपसे जो बड़े हैं, आपके बाप, आपका दादा, आपके चाचा, जो इस तरह ऊपर वाली जो लड़ी है वो आपकी इंसेस्टर्स कहलाएगी, और जो डिसेंडेंट होंगे वो आपसे आगे वाली लड़ी, आपकी औलाद है, उसके पोते पोतियाँ हैं, आपके बेटे हैं, इस तरह के जो आपकी कैटेगरी होगी वो डिसेंडेंट्स में होगी। और एन अडॉप्टेड चाइल्ड, या कोई आपने चाइल्ड अडॉप्ट किया हुआ है तो वो भी आपका एसोसिएट बन सकता है। द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल, जी जो आपके स्पाउस है, अगर मियाँ तो बीवी, अगर बीवी है तो मियाँ, वो एक दूसरे के क्या हैं, एसोसिएट्स की कैटेगरी में होंगे, हो सकते हैं। अगर वो अपने आप को बाउंड करना चाहें तो वो एसोसिएट्स में जा सकते हैं। नेक्स्ट आ रही है जी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सबसे पहले तो हमने बताया था एसोसिएट्स कौन कौन हो सकते हैं, अब ये बताएगा कि एसोसिएशन ऑफ द पर्सन क्या होती है और ये इसमें कौन लोग होते हैं। इंक्लूड अ फर्म, एक फर्म जो है वो भी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन है। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब पहले ज़माने में ये होता था कि जो हिंदुओं का सिस्टम था वो एक ही घर के अंदर चाचा बाप दादा सारे ये इकट्ठे रहते थे, तो वो एक अनडिवाइडेड फैमिली सी होती थी, वो सारे एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं। एनी आर्टिफिशियल पर्सन जिसमें कंपनीज आ जाती हैं, एंड एनी बॉडी ऑफ पर्सन फ्रेम्ड अंडर अ फॉरेन लॉ के तहत अगर कोई यूनिवर्सिटी, कोई कंपनी, कोई इस तरह की चीज़ें बना दी जाती हैं तो वो भी किस में आ जाती हैं, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन में आती हैं। बट डज़ नॉट इंक्लूड अ कंपनी, लेकिन कंपनी जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। कंपनी के लिए अलहदा से डेफिनेशन है, वो अलहदा से ही रूल हैं, वो कंपनी उसके मुताबिक फॉल करेगी। कंपनी को एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन का दर्जा नहीं दिया जा सकता। आगे आ रहा है जी कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज जैसे कि नाम से लग रहा है, ये इनकम टैक्स में भी हमने ये डेफिनेशन ऑलरेडी की थी, तो अब हम इसमें भी इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस तो कोई नहीं होगा, होगी वो इनकम टैक्स वाली है, लेकिन चलो रिवाइज हो जाएगी। मींस अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, सबसे पहले तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगी, ये कोई होलसेलर, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होंगे। विच फुलफिल ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जिसके अंदर ये दी गई तमाम शराइत मौजूद हों, तब जाके उसको कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि इसका टैक्स स्लैब रेट कम होगा, कुछ इसको बेनिफिट्स मिलेंगे बस। डज़ नॉट
डू नॉट हैव एन इंडस्ट्रियल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। जी, उस कॉटेज इंडस्ट्री की प्रेमिसेस में उसके नाम पर कोई भी गैस या इलेक्ट्रिसिटी का इंडस्ट्रियल कनेक्शन ना हो, डोमेस्टिक ही हो, जो कि आम घरेलू इस्तेमाल होता है। इज़ लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया, और वो कोई भी इंडस्ट्रियल स्टेट में लोकेटेड ना कर रही हो, उसका जो एड्रेस वगैरह है वो सारा रेजिडेंशियल एरिया में हो। एंड डज़ नॉट हैव अ टोटल लेबर फोर्स ऑफ मोर देन 10 वर्कर्स, और उसके अंदर जो लेबर काम कर रही होगी उसके ऑनर्स को निकाल के वो 10 बंदों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल सप्लाईज डज़ नॉट एक्सीड्स 8 मिलियन रुपीज़। उसका जो एनुअल टर्नओवर आना चाहिए, जो एनुअल उसने प्रोसीड्स हासिल की सेल करके या सर्विसेज दे के या व्हाट्स ऑन, जो भी वो अपनी चीज़ें सेल करता है, उससे हासिल होने वाला जो उसका टर्नओवर है वो अभी उसमें कुछ भी माइनस नहीं करना, आपने कोई भी एक्सपेंस वगैरह माइनस नहीं करना, डायरेक्ट उसकी सेल की जो प्राइस होगी उसको आपने देखना है। अगर वो 8 मिलियन होगी, इसका मतलब तो वो कॉटेज इंडस्ट्री में होगा। अगर उससे 1 रुपया भी बढ़ गई तो फिर वो कॉटेज इंडस्ट्री की कैटेगरी से निकल जाएगा, वो सिंपल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आ जाएगा। अगरचे उसके पास बिजली का कनेक्शन भी ना हो, वो रेजिडेंशियल एरिया में भी मौजूद हो, उसकी लेबर फोर्स भी 10 बंदों से नीचे हो, लेकिन अगर उसका टर्नओवर बढ़ गया 1 रुपया भी उससे, तो फिर वो इसकी कैटेगरी से निकल जाएगा। ये सारी शराइत का पूरा होना लाजमी है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, कॉटेज इंडस्ट्री होना। नेक्स्ट एक टर्म इसमें आती है सेल टैक्स एक्ट में, क्रस्ट। क्रस्ट क्या है? कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम फॉर एनालाइजिंग एंड क्रॉस मैचिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न। अब आपको चूँकि पता है सेल टैक्स रिटर्न सारी की सारी ऑनलाइन फ़ाइल होती है, तो ऑनलाइन सिस्टम एक ऐसा है जो सारों की सेल टैक्स रिटर्न को मैच करता है। एक शख्स ने ए से परचेज़ की और बी को सेल की, ये सी ने ए से चीज़ें ख़रीदी और बी को बेच की। अब ये तीनों शख्स अगर ऑनलाइन फाइलर हैं तो इन तीनों की ये सेल इनकी रिटर्न में शो होगी। एक ने सेल की, उसकी रिटर्न में सेल शो होगी, दूसरे ने परचेज़ की, उसकी रिटर्न में परचेज़ शो होगी। तो ये एक कनेक्शन इस तरह चलता जाएगा, जहाँ पर कंप्यूटर को डिस्क्रिपेंसी नज़र आएगी कि भाई ए ने सेल किया, बी ने तो परचेज़ में शो ही नहीं किया अपनी में। ए ने एक चीज़ सेल की किसको? बी को, बी ने परचेज़ में वो शो ही नहीं किया, तो ये डिस्क्रिपेंसी आ गई। तो ये डिस्क्रिपेंसी निकाल कर कंप्यूटर आपके सामने रख देगा कि जी फ़लाँ शख्स ने ये चीज़ सेल की थी, इसने उसकी सप्लाईज थी, उसने सेल की बी को, और बी ने उसी इनवॉइस नंबर को अपने रिकॉर्ड में नहीं शो किया, तो फिर क्या होगा? ये एनटीएन पे चलता है काम के। एनटीएन, इस एनटीएन ने इतनी चीज़ें सेल की, इस एनटीएन ने इतनी चीज़ें खरीद ली। जहाँ पर डिस्क्रिपेंसी कंप्यूटर निकालेगा वो निकाल के सामने रख देगा, उसको कहते हैं क्रस्ट की डिस्क्रिपेंसीज। तो फिर बाद में टैक्स पेयर की रिटर्न्स को खोल के मैनुअली चेक किया जाता है। अगर वाकई वो फॉल करता है तो फिर टैक्स पेयर को शो कॉज किया जाता है कि आपने ये क्या शो किया है, इसको आप ठीक करें। अगर आपका टैक्स बनता है तो वो टैक्स दें। नेक्स्ट और है जी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज का मतलब आपने कोई टैक्स पे करना था, वो टैक्स पे नहीं किया, तो टैक्स तो आप पर ड्यू है ही है, वो आपने पे करना ही करना है, लेकिन उसके साथ आपको इजाफ़ी सरचार्ज, इजाफ़ी जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। उसको कहते हैं आप डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। वो जितनी आप लेट करते जाएंगे वो टैक्स की पेमेंट, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है परसेंटेज की अमाउंट, ना कि फ़िक्स अमाउंट। जो पेनल्टी होती है वो एक फ़िक्स अमाउंट होती है, भाई आपने अगर ये काम नहीं किया तो आप इतने रुपीस पेनल्टी दे दें। वो आप 1 दिन बाद दें, 2 दिन बाद दें, साल बाद दें, वो पेनल्टी उतनी ही रहेगी। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज होता है वो चूँकि टैक्स की अमाउंट पर लगता है, टैक्स आपकी ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की अमाउंट है, आपकी अपनी अमाउंट नहीं है सेल टैक्स की, आपकी सिर्फ ज़िम्मेदारी थी आपने टैक्स को गवर्नमेंट को जमा करवाना है, तो आपने नहीं करवाया, तो उसके ऊपर आपको पर डे के हिसाब से डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पड़ता जाएगा। जितना लेट करेंगे वो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज उतना ही इंक्रीज़ करता जाएगा। सेक्शन 34 के तहत ये कैलकुलेट किया जाता है। सेक्शन 34 इसकी इजाज़त देता है कि आप किसी शख्स पर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लगाएं जब वो पेमेंट नहीं करेगा। होती ये भी पेनल्टी है, लेकिन पेनल्टी की अमाउंट जो होती है वो फ़िक्स होती है, और ये वाली ऐसी पेनल्टी है जो फ़िक्स नहीं रहती, जो दिन ब दिन चेंज होती रहती है।
डिस्ट्रीब्यूटर किसको कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन टैक्स के हवाले से किसको डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाएगा? अ मीन अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर, कि मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर या एनी अदर पर्सन फॉर स्पेसिफाइड एरियाज़, कि किसी ख़ास एरिए के लिए एक मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर एक बंदे को अपॉइंट कर लेगा अपने बिहाफ पे, फिर उस अपॉइंट करके उस बंदे को कहेगा उस बंदे को कहेगा कि आपने मुझसे ही चीज़ें ख़रीदनी हैं और आगे सेल करनी हैं, चाहे आगे कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे आगे कोई होलसेलर हो। फर्दर सप्लाई के लिए मैं आपको अपॉइंट कर रहा हूँ, आपने मुझसे ही चीज़ें ख़रीदनी हैं। तो उससे होगा ये कि उस एरिए में अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी ABC है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है, तो फिर उस एरिए में कोई और बंदा वो चीज़ें उसके अलावा नहीं सेल कर सकता। होलसेल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूटर और कोई नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटर वही होगा। हाँ, अगर कंपनी की पॉलिसी है कि आप एक और डिस्ट्रीब्यूटर उस एरिए में रखें, तो फिर वो एरिया डिवाइड कर देंगे, मतलब एक एरिए का एक ही डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी अपॉइंट करेगी और उसी के थ्रू आगे चीज़ें अपनी सेल करवाएगी। वो अपनी कमीशन ले लेगा डिस्ट्रीब्यूटर, या कोई परसेंटेज तय कर लेगा कि इतने परसेंटेज मुझे मिले प्रॉफिट, और या फिर कमीशन तय कर लेगा, जो उनके दरमियान तय होगा। बहरहाल डिस्ट्रीब्यूटर उस शख्स को कहेंगे। इंक्लूड अ पर्सन हु इन एडिशन to being a distributor is also engaged supply of a goods as wholesaler और retailer। हाँ, वो आगे होलसेल वालों को भी दे सकता है, आगे रिटेलर को भी वो चीज़ें दे सकता है, या ख़ुद भी रिटेल कर सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर होगा। ड्यू डेट किसको कहते हैं जी? इनकम टैक्स में ड्यू डेट तो आपको पता है साल बाद आती है, रिटर्न आपने देनी है 1 साल के बाद आपने रिटर्न देनी है। तो सेल टैक्स में ड्यू डेट का क्या कॉन्सेप्ट होगा? इन रिलेशन टू फर्निशिंग ऑफ अ रिटर्न मीन्स द 15th डे ऑफ द मंथ, कि हर महीने की जो 15 तारीख होगी वो ड्यू डेट होगी किस रिटर्न की? उससे पिछले महीने की जो रिटर्न होगी उस रिटर्न की। तो पता चला कि रिटर्न सेल टैक्स की मंथली देनी पड़ती है, और हर महीने की 15 तारीख जो होती है वो ड्यू डेट होती है किसकी? अपने पिछले मंथ के रिटर्न की। द 15th डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड और सच अदर डेट एज बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट। हाँ, किसी मंथ की रिटर्न अगर वो डेट चेंज करना चाहे तो गवर्नमेंट ऑफिशियल गज़ट में उसको इशू करके डेट चेंज करवा सकती है। कोई मिसहैप हो गया, कोई ऐसा सिचुएशन बन गई कि जिससे पता लगा जी लोग अपनी रिटर्न टाइमली नहीं जमा करवा सकेंगे, तो वो उसके डेट को चेंज कर सकती है गवर्नमेंट, फिर उस पर कोई डिफ़ॉल्ट सरचार्ज या कोई पेनल्टी या कोई जुर्माना वगैरह नहीं होगा। लेकिन अगर वो ड्यू डेट के बाद खुद ही लेट करवाएंगे तो फिर वो उन पर पेनल्टी वगैरह भी और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी उन पर पड़ेगा। आई थिंक पर डे की पेनल्टी 5000 है इसकी सेल टैक्स की, वो देखना पड़ेगा क्या है, आई एम नॉट श्योर। जी फर्म किसको कहेंगे? आगे हमने एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन पढ़ा था, अब फर्म देखेंगे कि जी फर्म क्या होती है। मीन्स रिलेशन बिटवीन पर्सनस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिज़नेस। फर्म कहते हैं कि जो लोगों के दरमियान रिलेशन होता है कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे, कोई ऐसा एग्रीमेंट उन्होंने किया कि हम बिज़नेस करेंगे और प्रॉफिट इस शेयर से हम रेशो से शेयर करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? आपस में एक फ़र्म कहलाएगी। हाँ जी, गुड्स किसको कहते हैं? गुड्स आप चूँकि अकाउंट्स में भी आपने काफ़ी पढ़ा होगा, गुड्स ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो कि सेल एबल प्रोडक्ट होती है, जो एक कंपनी चीज़ें सेल करती है वो चीज़ें उसके लिए गुड्स कहलाती हैं। हर शख्स के लिए वो चीज़ गुड्स नहीं होगी। अगर एक बंदा एक कारोबार करता है इसका फॉर एग्ज़ाम्पल घी का कारोबार करता है, तो घी जो होगा वो सिर्फ़ उस कंपनी के लिए गुड्स होगा। दूसरी जो कंपनीज़ होंगी जो उसको ख़रीद कर इस्तेमाल करने वाली होंगी, यूज़ करने वाली होंगी, उनके लिए वो गुड्स नहीं होंगी। इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, मनी, स्टॉक्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। इनके अलावा तमाम चीज़ें जो होंगी वो कंपनी के लिए गुड्स में आ जाएंगी। चूँकि ये चीज़ें भी गुड्स में आ सकती हैं, लेकिन ये उनके लिए होंगी जो इसका कारोबार करते होंगे। जो इसका कारोबार नहीं करते, मनी जो उसका तो कोई कारोबार नहीं करता, पैसा तो पैसा है, तो पैसे को भी आप गुड्स नहीं कंसीडर कर सकते। या कुछ स्टॉक्स हैं, स्टॉक को भी आप गुड्स कंसीडर नहीं कर सकते, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये भी एक किस्म की आपकी गुड्स में नहीं आती। शेयर्स वगैरह वो भी यही चीज़ है।
नेक्स्ट आ रहा है जी ग्रीन इंडस्ट्री किसको कहेंगे। कॉटेज इंडस्ट्री भी हमने देखा, अब हम ग्रीन इंडस्ट्री देखते हैं उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या उसकी डेफिनेशंस हैं। अ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, अब सबसे पहले तो बात आ गई कि वो न्यू होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होनी चाहिए। सेटअप ऑन लैंड, ऐसी ज़मीन पर बने वो, विच नॉट प्रीवियसली बीन यूटिलाइज्ड, जो ज़मीन पहले ना इस्तेमाल की गई हो, फॉर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। इन तीनों एक्टिविटीज़ में किसी एक्टिविटी के लिए वो ज़मीन इस्तेमाल ना की गई हो, मतलब नई जगह ही हो जहाँ पर वो नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लगी हो। एंड इज़ फ्री फ्रॉम कॉन्स्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय एनी प्रायर वर्क, या पीछे उन्होंने कोई काम किया हो उसके ऊपर कोई कॉन्स्ट्रेंट ना, कोई कदगन ना लगी हो, उस ज़मीन पर आप जो अंडरटेकिंग करेंगे वो ग्रीन में आ जाएगी। Built without demolishing, revamping, renovating, upgrading, remodeling, modifying any existing structure, facility और plant। फिर वही बात इसमें उसने और क्लियर कर दिया कि वो भाई नहीं बने, वो कोई ऐसी ना हो कि आप दोबारा उसको बना रहे हो, रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, तो वो वाली ग्रीन इंडस्ट्री में नहीं आएगी। नॉट फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग अप, कंपनी के स्प्लिट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो भी तो एक नई जगह पे जाके नया सेटअप लग रहा होता है, नई इंडस्ट्री, नई प्लांट, नई कोई रिनोवेशन नहीं होती। लेकिन चूंकि वो स्प्लिट की वजह से बन रही है तो इस वजह से उसको हम ग्रीन इंडस्ट्री नहीं कह सकते। और रिकॉन्स्टिट्यूशन, या दोबारा से उसको बना लिया जाए, ऑफ एन अंडरटेकिंग ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस और बाय ट्रांसफ़र ऑफ मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग फ्रॉम एन अंडरटेकिंग स्टैब्लिश इन पाकिस्तान प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द न्यू बिजनेस एंड इज़ नॉट पार्ट ऑफ एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। मतलब ना तो उसको एक्सपेंड किया गया हो, ना तो पहले से बनी बनाई इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म करके दोबारा से बनाई गई हो, ना तो पहले से मौजूद इस्टेब्लिशमेंट अपने प्लांट, मशीनरी वगैरह ट्रांसफ़र किसी और शख्स को करके कहे तुम नई इंडस्ट्री खड़ी कर लो तो वो ग्रीन इंडस्ट्री बना लो, तो ऐसा नहीं होगा। यूजिंग एनी प्रोसेस और टेक्नोलॉजी दैट हैज़ नॉट अर्लियर बिन यूज इन पाकिस्तान, उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही हो कि जो पहले कभी पाकिस्तान में इस्तेमाल ना की गई हो। एंड इज़ आल्सो अप्रूव्ड बाय द इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, हाँ ऐसी भी ना हो कि भाई आप अपनी तरफ से बना लें और कहें ये नहीं है, जबकि हो वो हार्मफुल और लोगों के लिए नुकसानदेह हो, इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह हो। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट फाउंडेशन से वो अप्रूव्ड भी होनी चाहिए। or is approved by commissioner on an application made in the prescribed form and manner, accompanied by the prescribed document and such other documents as may be required by the commissioner। हाँ, उसके कंसर्न कमिश्नर से भी अप्रूवल होनी चाहिए उस इंडस्ट्री की, और उसके अप्रूवल्स के साथ आपने तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो उसके साथ अटैच करने हैं कंपनी के। प्रोवाइडेड दैट दिस डेफिनेशन शेल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 जुलाई 2019। हाँ जी, 2019 से ऑनवर्ड जो है ना ये डेफिनेशन अप्लाई होगी। उसके बाद से अगर कोई इंडस्ट्री बनती है तो वो ग्रीन इंडस्ट्री की कैटेगरी में जाएगी, अदरवाइज़ वो ग्रीन इंडस्ट्री की कैटेगरी उसको नहीं मिलेगी। अगरचे इससे पहले कोई ऐसी इंडस्ट्री लगी हो जिसमें ये सारी चीज़ें पूरी हो रही हों तो उसको ग्रीन इंडस्ट्री का स्टेटस फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डेफिनेशन है 1 जुलाई 2019 से ऑनवर्ड, तो इससे पीछे नहीं होगा। हाँ जी, इनपुट टैक्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप सेल टैक्स के न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें भी आप इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स को बड़ा ज़्यादा देखेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, सबसे पहले तो ये रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर अप्लाई होगा। रजिस्टर्ड पर्सन इसको क्लेम कर सकता होगा, रजिस्टर्ड पर्सन इसको यूज़ करेगा, आम बंदा इसको इनपुट टैक्स का नाम नहीं देगा अपने टैक्स को। द टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट, सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत अगर किसी पे वो टैक्स लगता है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स की सप्लाई पर, चीज़ों की सेल पर, टू अ पर्सन, जब आप किसी शख्स से चीज़ें सेल करते हैं, किसी शख्स को चीज़ें सेल करते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। सेल करने से आपको पैसे आ गए, आपने चीज़ें उसको दे दी, जो चीज़ पैसे आपको आए उसके अंदर भी सेल टैक्स शामिल था, तो वो सेल टैक्स आपको इन हो गया। जब आपके बिज़नेस में वो इन हो गया, इसका मतलब वो इनपुट टैक्स आपका होगा कि भाई मैंने ये चीज़ें सेल की हैं और ये टैक्स इन हो गया मेरी फर्म में, मेरी कंपनी में, तो ये मेरा इनपुट टैक्स बन जाएगा। टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स बाय द पर्सन, हाँ जी, आपने चीज़ें इम्पोर्ट कर ली,
अब इंपोर्ट की चीज़ें आपके पास आ गई लेकिन आपने टैक्स पे कर दिया, तो ये जो टैक्स आपने पे कर दिया ये भी आपका इनपुट टैक्स होगा, क्योंकि चीज़ें आपने अब उससे नहीं वापस करनी है, आपने चीज़ें आगे सेल करनी है। तो याद रखें, इंपोर्ट पर भी जो टैक्स आप देते हैं वो भी इनपुट टैक्स होगा आपका, और जो चीज़ें आप सेल कर रहे हैं वो भी आपका इनपुट टैक्स हो जाएगा, क्योंकि वो इनपुट टैक्स अब आपके पास टैक्स आ चुका है। इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज एक्वायर्ड बाय द पर्सन, अगर कोई शख्स कोई चीज़ें ख़रीदता है, एक्वायर करता है या कोई सर्विसेज किसी की लेता है, टैक्स लेविड अंडर फेडरल एक्साइज एक्ट FED एक्ट 2005 के तहत चीज़ों पर जो FED टैक्स लगता है। FED टैक्स क्या होता है कि पाकिस्तान की हदूद में रहकर अगर आपने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की है तो उस पर 1% टैक्स लगता है कि आपने चीज़ें मैन्युफैक्चर की तो इसका जो हमें इतना % टैक्स दें आप, फिर चीज़ें सेल करें, वो उसकी कीमत में शामिल कर दें आप, तो वो FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है। तो वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी सेल टैक्स की मद में ही होगी। काइबोर क्या होता है? कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक हो गया। प्रिवेलेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये क्या होता है? बैंक का एक रेट होता है कि जिस पे वो रेट ऑफ़र कर रहा होता है, इंटरेस्ट रेट होता है उसका, जो हर क्वार्टर को चेंज होता है, हर 3 महीने बाद वो चेंज होता रहता है। चेंज ना भी हो तो वो वही रहता है, लेकिन अपडेट जो इसने होना होता है वो हर 3 महीने बाद, हर क्वार्टर के बाद इसने अपडेट होना होता है। तो वो जो रेट होता है उसको आप क्या कहेंगे? काइबोर। तो उसके मुताबिक जो है कोई भी लेन देन अगर आपने नेशनल लेवल पे करना है तो फिर उसमें ये वाला रेट उसका लगे यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रेट होता है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होता है, इसलिए इस पर किसी को इशू नहीं होता, तो वो इसी रेट को इस्तेमाल कर लेते हैं। मैन्युफैक्चर क्या होता है और प्रोड्यूस क्या होता है? कोई चीज़ बनाना, उसको तो सिंपल आपको पता है मैन्युफैक्चर। प्रोड्यूस, आपने कोई चीज़ खुद से बनाई वो भी प्रोड्यूस। लेकिन अब इसकी डेफिनेशन बाय वर्ड क्या आती है? एनी प्रोसेस, कोई भी ऐसा काम इन विच एन आर्टिकल singly or in combination with other material is either converted into another product that it becomes capable of being put to use differently। मतलब कह रहा है कि आपने कोई भी ऐसा प्रोसेस किया है जिसमें आपने किसी चीज़ के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म किया, कुछ मटेरियल लगा दिया, कुछ एक्शन लगा दिया, अब उसके बाद वो एक नई चीज़ बन गई है और नई चीज़ वो डिफरेंट तरीके से यूज़ हो रही है, तो उसको आप क्या कहेंगे? आप उसको मैन्युफैक्चर का प्रोसेस कह सकते हैं। प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग, ये भी मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में आ जाएगा कि आप प्रिंटिंग कर रहे हैं, कागज़ के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं। पब्लिशिंग कर रहे हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग है। लिथोग्राफी है और इनग्रेविंग क्या है? ये भी आपका किस में आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में आ जाएगा। प्रोसेस एंड ऑपरेशंस ऑफ असेंबलिंग, मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, बोल्टिंग, पैकेजिंग, रीपैकिंग, प्रिपरेशन ऑफ गुड्स इन एनी अदर मैनर। अगर इसमें से कोई एक्शन परफॉर्म करके आप कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो भी आपका क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में कहलाएगा। मतलब एक शख्स कहता है कि मैं सिर्फ कटिंग करता हूँ और चीज़ें मेरी कंप्लीट हो जाती हैं और मार्केट में मैं उसको सेल कर देता हूँ, तो वो भी एक किस्म का मैन्युफैक्चरर ही कहलाएगा। Open market price means the consideration in money which that supply or a similar supply would generally fetch an open market। ओपन मार्केट प्राइस का क्या है कि एक चीज़, एक मोबाइल है, वो सेम प्राइस में किसी और जगह पर भी अवेलेबल है, तो हम कह सकते हैं ये उसकी ओपन मार्केट प्राइस है कि हम यहाँ पर तो सेल कर रहे हैं तो दूसरी जगह भी उसकी वो प्राइस अगर सेम है तो ओपन मार्केट है। लेकिन अगर उसकी प्राइस आपने कोट की है 10 रुपये, जबकि दूसरी तीसरी जगह पर हमने पता करवाया तो पता लगा जी वहाँ पे तो उसकी कीमत 15 रुपये है, तो आप कह रहे हैं कि ये 10 रुपये की है, जबकि ये गलत है। तो ओपन मार्केट प्राइस वो 15 वाली कंसीडर होगी जो कि दूसरी मार्केट में सेल हो रही होगी। हाँ, अगर डिफरेंस आ सकता है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और ये वो सारा कुछ डालने के बावजूद, लेकिन बहरहाल इतना ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होगा। अब आउटपुट टैक्स क्या आ रहा है? हमने पहले देखा जी इनपुट टैक्स, अब उसके बाद देखेंगे जी आउटपुट टैक्स क्या होता है। इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, अब ये भी रजिस्टर्ड पर्सन ही आउटपुट टैक्स को यूज़ करेगा, टर्म दूसरा बंदा इसको टर्म को यूज़ नहीं करेगा। टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट, टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय द पर्सन, उसमें था टू द पर्सन कि हम किसी शख्स को चीज़ें सेल करते हैं
तो हमारा वो इनपुट टैक्स होता है। अब ये क्या, मेड बाय द पर्सन, अगर कोई शख्स आपको चीज़ें सेल करता है तो आप जो टैक्स पे करते हैं वो आपका आउटपुट टैक्स होगा। देखें, आपने चीज़ें परचेज़ की, चीज़ें आपके पास आ गई, आपने पेमेंट उसको दे दी, जब आपने उसको पेमेंट दे दी तो साथ टैक्स भी दे दिया, तो टैक्स आपकी कंपनी से, आपकी जेब से आउट हो गया, तो ये टैक्स आपका क्या होगा, आउटपुट टैक्स होगा। जब आप इसको क्लेम करेंगे तो इसको एज अ आउटपुट टैक्स क्लेम करेंगे। टैक्स लेविड अंडर द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 इन द सेल्स टैक्स मोड एज द ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और द रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज बाय द पर्सन। या कोई शख्स आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आप उसके बदले उसको पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट के अंदर सेल टैक्स भी शामिल है, तो ये जो सेल टैक्स आपने उसको पे किया वो आपके लिए क्या हो जाएगा, इन आउटपुट टैक्स कंसीडर होगा। पर्सन की डेफिनेशन वही इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो मौजूद थी कि एक इंडिविजुअल वो भी पर्सन कंसीडर होता है, वो जो कंपनी है या एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन है वो भी आपके लिए पर्सन होगा, फेडरल गवर्नमेंट वो भी आपके लिए एक पर्सन होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या कोई फॉरेन गवर्नमेंट की पॉलिटिकल सब्स्टिट्यूशन है या फिर कोई चार्टर्ड कंपनी है तो वो भी आपकी क्या होगी, एक पर्सन कंसीडर होगा। अब सेल्स टैक्स क्या होता है, मींस इसमें क्या आ जाएगा, द टैक्स, एडिशनल टैक्स, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लेविड अंडर दिस एक्ट। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, आपकी सेल्स टैक्स की कैटेगरी में आएंगी। अ फाइन, पेनल्टी और फ़ी इम्पोज्ड और चार्ज अंडर दिस एक्ट एक्सक्लूडिंग फीस सर्विसेज चार्ज इम्पोज कलेक्टेड अंडर सेक्शन 76। हाँ जी, कोई भी ऐसा फ़ाइन, कोई पेनल्टी वगैरह अगर इस ऑर्डिनेंस के तहत, इस एक्ट के तहत, सेल टैक्स एक्ट के तहत किसी शख्स पर लगती है तो वो सेल टैक्स में आता है, सिवाय सेक्शन 76 के तहत अगर कोई पेमेंट की जाती है तो वो टैक्स की फॉर्म में शामिल नहीं होता। उसमें हो सकता है कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस हों, कोई सर्विस चार्जेस हों, इस तरह के हों कि जो आपने कोई सर्विस ली है उस पर आपने पेमेंट की है तो वो फिर इसमें टैक्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। सप्लाई किसको कहते हैं, जैसे हमने इनपुट टैक्स में देखा सप्लाई और आउटपुट टैक्स में देखा सप्लाई। सप्लाई असल में कहते हैं आप सेल को, मीन्स अ सेल और अदर ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ऑनर। क्या आपने कोई चीज़ सेल की या किसी दूसरे को इख्तियार दे दिया कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, तो भी वो सप्लाई की कैटेगरी में आएगा। इंक्लूड सच सेल और ट्रांसफ़र अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट एंड आल्सो इंक्लूड। तो हायर परचेज़ के तहत भी अगर कोई चीज़ जाती है तो वो भी सप्लाई की कैटेगरी में आती है। हायर परचेज़ में क्या होता है कि आप उसको इख्तियार दे देते हैं कि आप इस चीज़ को इस्तेमाल करते रहें और आप उससे एग्रीमेंट कर लेते हैं कुछ पेमेंट्स लेने का, तो वो आपकी हायर परचेज़ में आ जाता है। ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट ओन्ड बाय द पर्सन। आपने कोई ऑक्शन की है कि आपने किसी से डेट लिया हुआ है, उसके बदले आप अपनी चीज़ों को ऑक्शन कर रहे हैं, वो ऑक्शन भी लॉ में सेल की कैटेगरी में आएगी कि भाई मेरे से अब मैंने कर्ज़ अदा करना है, मेरे पास और कोई हल नहीं है तो मैं सिर्फ ऑक्शन ही कर सकता हूँ। तो वो जैसे ही आप ऑक्शन करेंगे तो वो भी लॉ में क्या होगा कि आपने वो सप्लाई की है, तो उसको भी आप सप्लाई कंसिडर करेंगे और साथ ही उस पर जो टैक्स वगैरह लगता है वो टैक्स लगा कर आप फिर वो सप्लाई करेंगे, या टैक्स अगर उस पर कोई लेना है तो टैक्स लेकर आप वो सप्लाई करेंगे। टैक्स पीरियड क्या था, जैसे मैंने पहले बता दिया, मींस अ पीरियड ऑफ 1 मंथ होता है, और सच अदर पीरियड एज बोर्ड, या कोई और पीरियड अगर बोर्ड उसको अप्रूव कर दे, नोटिफिकेशन गज़ट में कर दे, तो फिर क्या होगा, वो पीरियड चेंज हो जाएगा। अदरवाइज़ जो है वो 1 मंथ का पीरियड होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। टायर 1 रिटेलर डेफिनेशन मींस अ रिटेलर फॉलिंग इन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब ये जो है Tier 1 को अगर किसी एक या एक से ज़्यादा कैटेगरी में कोई बंदा फॉल कर रहा होगा तो वो टायर 1 की कैटेगरी में फॉल करेगा, और उसके कुछ टैक्स रेट्स हैं या इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं वो फिर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। आ रिटेलर हो ऑपरेटिंग एज अ यूनिट, वो एक यूनिट के तौर पे काम कर रहा हो ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर। कोई नेशनल चेन है स्टोर्स की, जैसे गोरमे है, दोसे वो बंद हो गई, टिसारो बन गई, उसकी जगह बंदूखा बन गई, ये सारी जो हैं केक्स एंड बेक्स बन गई, ये चेन ऑफ नेशनल स्टोर्स की आप कह लें, तो ये भी क्या होंगे, एक किस्म के टायर 1 रिटेलर की कैटेगरी में फॉल करेंगे। ये आ रिटेलर ऑपरेटिंग इन एन एयर कंडीशनड शॉपिंग मॉल,
ऐसा शॉपिंग मॉल जो फुली एयर कंडीशन हो कि दरवाजे से लेकर एंड तक उसमें हर तरफ एसी की हवा हो, तो वो आपका फुली एयर कंडीशन होगा। उसके अंदर अगर कोई शॉप फॉल कर रही है तो वो भी क्या होगी, आपकी एक टायर 1 की कैटेगरी में फॉल करेगी। प्लाज़ा या सेंटर एक्सक्लूडिंग कियोस्क्स, ये पता नहीं मुझे क्या है, देखना पड़ेगा। A retailer whose cumulative electricity bill during the immediately preceding 12 consecutive month exceeds rupees 1200,000 से अगर प्रीवियसली 12 मंथ का बिल उसका ज़्यादा आ रहा है तो फिर वो ऑटोमेटिकली टायर 1 की कैटेगरी में वो फॉल कर जाएगा। और इसमें क्या क्या आ रहा है जी, अ होल सेलर कम रिटेलर, ऐसा बंदा जो होल सेल का भी काम करता है और रिटेल का काम भी करता है। वो चीज़ें होल सेल पर भी सेल करता है और रिटेल पर भी चीज़ें सेल करता है। इंगेज इन अ बल्क इम्पोर्ट करता है एंड सप्लाई ऑफ अ कंज्यूमर गुड्स ऑन होल सेल बेसिस, और उन्हीं चीज़ों को फिर होल सेल बेस पे भी सेल करता है या उसको रिटेल बेस पे भी सेल करता है, तो वो बंदा भी क्या होगा, एक टायर 1 की कैटेगरी में आएगा। या एक रिटेलर है हु हैज़ एक्वायर्ड पॉइंट ऑफ सेल, जिसने पॉइंट ऑफ सेल एक्वायर्ड कर लिया हो। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल एक ऐसा सिस्टम है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपकी सेल प्रेमिसेस पर इंस्टॉल किया जाता है कि जिसमें आपकी डायरेक्ट जो सेल होती है वो डायरेक्ट मॉनिटर हो रही होती है एक ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए। आप जो भी सेल करते हैं वो FBR के डेटाबेस में रिकॉर्ड हो जाती है, वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कहलाता है। अगर किसी रिटेलर ने पॉइंट ऑफ सिस्टम रिटेल एक्वायर कर लिया हुआ तो भी वो टायर 1 की कैटेगरी में फॉल करेगा। टाइम ऑफ सप्लाई क्या कंसीडर होगा, उसका क्या रूल होगा। सप्लाई का मतलब सेल की सप्लाई जब टाइम होगा वो उसको कौन सा कोई है चेंज ऐसा। सबसे पहले तो सेल आपने किसी शख्स को की तो उस शख्स ने आपकी चीज़ें प्रेमिसेस से उठा ली तो आपकी सेल हो गई, या चीज़ें आपकी प्रेमिसेस में पड़ी हैं, उसने पेमेंट आपको कर दी है, चीज़ें नहीं अभी गई, क्या उसका टाइम ऑफ सेल कंसीडर हो जाएगा। या उसने कहा जी मेरे अड्डे पर पहुंचा दो, पहुंचाते हुए आपको 2 से 3 दिन लग गए, तो बताएं इस टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा कंसीडर होगा, पहुंचने के बाद या जब से उसने अपने वेयर हाउस से वो चीज़ें निकाल दी। अब लॉ उसके बारे में क्या कहता है, इन रिलेशन टू अ सप्लाई ऑफ अ गुड्स, के सप्लाई ऑफ अ गुड्स से रिलेटेड होंगी, मीन्स द टाइम एट विच द गुड्स आर डिलीवर्ड, वो टाइम जिस टाइम पर चीज़ें डिलीवर्ड कर दी गई किसको, जिसने वो चीज़ें ख़रीदी थी, और मेड अवेलेबल टू रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, या उस रेसिपिएंट को बता दिया कि आपकी हमारी जो एग्रीमेंट है वो चीज़ें मेरे गोडाउन से आपने लेनी है, वहाँ पर मैंने आपको अवेलेबल कर दी हैं, अब जब मर्ज़ी आप उठाएं वो आपके लिए पड़ी हुई हैं वहाँ पे। तो टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, जब से चीज़ें गोडाउन में अवेलेबल हैं। वो 2 दिन बाद उठाए, 3 दिन बाद उठाए, वो टाइम नहीं कंसीडर होगा, वो उसी लेने वाले पे कंसीडर होगा। जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा वो टाइम ऑफ सप्लाई वो होगा जब से हमने उसको अवेलेबल कर दिया और उसको इंटीमेट कर दिया कि भाई आपकी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप अभी आकर चीज़ें ले सकते हैं। और जो दूसरा सेल की कैटेगरी, जब तक आप उसको सेल नहीं कर देंगे उसके डोर स्टेप पे जो आपने पहले एग्रीमेंट किया उससे, तब तक वो टाइम ऑफ सेल कंसीडर नहीं होगा। अ सप्लाई ऑफ अ गुड्स अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट, अब हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या होता है, द टाइम एट विच द एग्रीमेंट इज़ एंटर्ड इनटू। हायर परचेज में बैंक आपको एक गाड़ी दे देता है, वो कहता है आप इसको इस्तेमाल करें और इसकी हमें कुछ मंथली इंस्टॉलमेंट देते रहें। तो जैसे ही आपका एग्रीमेंट हो जाएगा उसी दिन से आपकी टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर हो जाएगी, चाहे आप उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट मंथ के एंड पर देते हैं या मंथ के स्टार्ट में देते हैं, उससे कंसर्न नहीं होगा। जिस दिन एग्रीमेंट हो गया समझो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई स्टार्ट हो गई। और सर्विसेज में क्या होता है, सर्विसेज में चीज़ तो नहीं देनी होती है, आपने पर्सनल सर्विसेज देनी है, आपने टीचिंग करनी है, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप फिजिशियन हैं, कारपेंटर हैं, या कोई भी ऐसा काम आपने करना है जो आपने जाके करना है, तो जब तक आप सर्विसेज उसको प्रोवाइड नहीं कर देंगे तब तक आपका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं कंसीडर होगा। होलसेलर वही हमने बता दिया जो बल्क में चीज़ें परचेज़ करता है, बल्क में ही सेल करता है, वो आप कह लें होलसेलर होगा। इंक्लूड अ डीलर भी होलसेलर होगा, क्योंकि उन डीलरों ने क्या करना होता है, चीज़ें इधर से लेनी है और उसी तरह चीज़ें आगे उन्होंने पहुंचा देनी है। मींस एनी पर्सन हु कैरीज ऑन वेदर रेगुलरली
या अदरवाइज़ रेगुलरली काम करता हो या उसने कभी कभी ये काम किया हो तो वो होलसेलर में ही होगा। द बिज़नेस ऑफ सेलिंग गुड्स बाय होलसेल और सप्लाइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द होलसेल फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट, या वो कैश पर ये काम करता होगा या डेफर्ड पेमेंट पर उसने काम किया। डेफर्ड पेमेंट क्या होती है? आपके पैसे एक जगह पर फंसे हुए हैं, आपने वो पैसे निकलवाने हैं, आप पर ये है कि आप ये काम हमारा करवा दें, ये माल हमारा इधर से उधर पहुंचा दें तो हम आपकी वो पेमेंट आपको दे देंगे या आपकी वो पेमेंट आपको मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं डेफर्ड कॉस्ट। अगर इसकी बिना पर उसने कोई काम किया तो भी उसका वो होलसेल की कैटेगरी में होगा। फॉर कमीशन, या कमीशन की बिना पर वो काम करता है। अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, या वो किसी और कंसिडरेशन के बदले में काम करता है जी, कि मैं आपका ये काम करवा दूंगा, मुझे इतने इसमें से परसेंटेज मिल जाए या इतनी इसमें से ये चीज़ें मिल जाएं, तो वो भी आपका होलसेल में होगा। तो ये थी इसकी एक लास्ट डेफिनेशन जो हमने देख ली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कि जो आप कैटेगरी ये पढ़ेंगे इधर वही आगे जाके लॉ में इस्तेमाल होंगी। तो ये था हमारा लास्ट आज का टॉपिक। लास्ट तो नहीं, मतलब डेफिनेशन के लिहाज से लास्ट था। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद इंशाल्लाह इसके जो बाकी चैप्टर हैं डेफिनेशन इसके इनकम टैक्स सेल टैक्स एक्ट के, वो हम देखेंगे। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे ताकि उन लोगों का भी भला हो जाता है जो लोग इस चीज़ की सर्च कर रहे होते हैं, उनको ईज़िली ये वीडियो उनके स्क्रॉल में मिल जाती है। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।